बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं पहली बार तन्हा सफ़र कर रही थी। मुझे अम्मी ने बहुत ताकीद की थी कि अपना बहुत ख्याल रखना, किसी से कोई चीज़ लेकर मत खाना। मुझे अम्मी की बातों पर हंसी आ रही थी। मैं बोली, आप मुझे क्यों बार बार समझा रही हैं? मैं छोटी थोड़ी हूँ। अब्बू भी मेरे पास ही बैठे थे। वो कहने लगे, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसकी बातों को गौर से सुनो। और हाँ, मेरी एक और बात भी नोट कर लो। आजकल बसों और ट्रेनों वगैरह में औरतें साथ आकर बैठ जाती हैं और कभी उनके बच्चे रोने लगते हैं तो कभी वो खुद रो रो कर दूसरों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर उनका सारा साजो सामान लूट कर ले जाती हैं। तुम बहुत ध्यान रखना। मैंने सर हिला दिया और बोली, अब्बू आप बिला वजह फिक्र कर रहे हैं। मैं समझदार हो गई हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मुझे कोई अक्ल ही ना हो। अब्बू कहने लगे कि वो लोग बहुत ही समझदार होते हैं, वो अपना काम करना जानते हैं। ये तो अच्छों को बेवकूफ़ बना देते हैं। फिर तुम और मैं किस खेत की मूली हैं? मैंने अब्बू को दिलासा दिया और कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपना बहुत ख्याल रखूँगी। तब कहीं जाकर अम्मी और अब्बू को तसल्ली हुई। कराची तो मैंने और अब्बू ने ही जाना था क्योंकि मैंने वहाँ पर इम्तिहान देना था, मगर अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था और अब उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, जिस वजह से वो मेरे साथ नहीं जा सकते थे। इम्तिहान भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस पर मेरे मुस्तकबिल का दारोमदार था। मैं ये इम्तिहान भी नहीं छोड़ सकती थी। अगली सुबह ही मुझे भाई स्टेशन पर छोड़ आया था। मैं ट्रेन में बैठ गई और आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पर और सामान पर फूंक ली थी क्योंकि ये मेरी अम्मी की जानिब से खास ताकीद थी। इसके बाद मैंने अपनी किताब पकड़ ली और पढ़ाई करने लगी थी। ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी। फिर एक स्टेशन पर रुकी तो कुछ मुसाफिर उतर गए और कुछ नए मुसाफिर ट्रेन में सवार हो गए। तब भी मैंने किसी की जानिब कोई खास तवज्जो नहीं की थी। तब ही एक औरत मेरे पास आकर बैठ गई। उसने अपना सामान अपने पास ही रखा था। तब मेरे कानों में मेरे अब्बू की आवाजें गूंजने लगी कि सबसे बचकर रहना। अब मुझे यही परेशानी हो रही थी कि कहीं ये औरत लूटने वाली ही ना हो। मैंने उसके चेहरे की जानिब बड़ी गौर से देखा था। उसके चेहरे पर नकाब था मगर उसकी आंखें सुर्ख नजर आ रही थी और वो बार बार सिसकियां ले रही थी। मुझे ये सब अजीब लगा था मगर मैंने उससे सवाल जवाब नहीं किया क्योंकि ऐसा मुनासिब नहीं लगता था। ट्रेन एक बार फिर से रवां दवां हो गई थी। वो लड़की अभी तक रोती चली जा रही थी। बार बार मेरी भी तवज्जो पढ़ाई से हटकर उस औरत की जानिब जा रही थी। तब मेरे जहन में यही ख्याल आया कि कहीं ये औरत लूटने वाली ही ना हो, क्योंकि अब्बू ने मुझे बताया था कि ऐसी औरतें सवारियों की तवज्जो अपनी जानिब करके सफाया कर जाती हैं। मैं इस औरत से बात नहीं करना चाहती थी। यूं ही एक और स्टेशन भी गुजर गया, लेकिन उसका तो रोना ही नहीं बंद हो रहा था। अब मैं बोल पड़ी कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसने इस बात में सर हिला दिया मगर मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। मैं बोली, अगर तबीयत ठीक है तो आप क्यों रो रही हैं? तब उसने आंखें उठाकर मेरी जानिब देखा तो उसकी आंखों से यही लग रहा था कि वो मेरी हम उम्र ही है। उसकी आंखों में इस कदर उदासी थी कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। वो कहने लगी, मेरा शोहर मर गया है और मैं जवानी में ही बेवा हो गई हूँ, इसलिए रो रही हूँ। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिल कट कर रह गया। मैं बोली, ये सब सुनकर तो बड़ा दुख हुआ है। उसने जवाब नहीं दिया और फिर से रोने लगी। मेरी तवज्जो अब पढ़ाई से मुकम्मल तौर पर हट चुकी थी। मैं सोचने लगी कि जिंदगी कितनी अजीब है ना, कब साथ छोड़ जाए कुछ पता ही नहीं चलता। मैं तो शुरू से ही बहुत नरम दिल थी। अब उस लड़की की बात सुनी तो दिल परेशान सा हो गया। मैं उसका गम बांटना चाहती थी, उसका दिल बहलाना चाहती थी, मगर हम दोनों के दरमियान खामोशी हायल थी। मैं बोली, आपका नाम क्या है? तो वो कहने लगी, मैं बिनिश हूँ। उम्र के मुतालिक दरियाफ्त किया तो वो बोली, मैं 19 बरस की हो चुकी हूँ। ये बात सुनकर तो मैं दंग ही रह गई थी। यानी वो लड़की मुझसे भी 3 बरस छोटी थी और उस पर इतना बड़ा गम टूट चुका था। मैं बोली, अब तुम कहाँ जाओगी? कोई ठिकाना है तुम्हारे पास? उसकी आंखों में खौफ आ गया। वो कहने लगी, हाँ, मेरे पास रहने के लिए जगह है,
मगर वो बहुत ही भयानक सी जगह है जहाँ पर कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। इतनी देर में एक और स्टेशन आ गया और ट्रेन रुक गई। मैं उस लड़की की जिंदगी की सारी दास्तान जान लेना चाहती थी क्योंकि मुझे उससे बड़ी हमदर्दी सी हो रही थी। तभी एक मर्द हमारे पास आकर खड़ा हो गया। उस लड़की ने अपने होंठों पर हाथ रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। तब वो आदमी हमारे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया और बड़े गौर से उस लड़की को देखने लगा। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। तब मैं बोली, क्या बात है, आप मेरी दोस्त को इस तरह क्यों देख रहे हो? आपने कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? वो मर्द कहने लगा, जिसे तुम अपनी करीबी दोस्त कह रही हो वो मेरी बीवी है। ये बात सुनकर तो मैं दंग ही रह गई थी। मैंने हैरत से लड़की की जानिब देखा। मुझे उससे बड़ी नफरत से महसूस हो रही थी। वो कितनी झूठी है। मुझे कह रही थी कि मेरा शोहर तो मर गया है और अब ये हट्टा कट्टा जवान जो उसके रूबरू आकर बैठ गया था, फिर ये कौन है? मैं चुप कर गई। मैंने अपनी तवज्जो अपनी किताब की जानिब करने की कोशिश की थी मगर मैं नाकाम रही। वो अब लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था। कहने लगा, सोनिया मुझे बताओ सफर ठीक गुजर रहा है? सोनिया ने सर हिला दिया। फिर वो कहने लगा, किसी चीज की जरूरत है तो बताओ, कुछ खाना पीना है। सोनिया कहने लगी, नहीं मुझे भूख नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है। वो झूठ बोल रही थी, उसने खाना नहीं खाया था। वो कहने लगा, ठीक है मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम 2-3 घंटे तक घर पहुँच जाओगी, फिर मैं भी वहीं आ जाऊंगा। तो उसने सर हिला दिया। इतने में शोर होने लगा कि ट्रेन चलने लगी है। ये बात सुनकर उसका शौहर अपनी बीवी को अलविदा कहकर चला गया। मैंने उससे मुंह मोड़ लिया। मुझे ऐसी झूठी लड़की से बात नहीं करनी थी। उसने मुझे खफा देखा तो वो हंस दी और कहने लगी, मैं भी कभी तुम्हारी तरह नखरेली सी थी। जरा सी बात पर घर वालों से रूठ जाया करती थी। जब मैं नाराज होती तो खाना पीना भी छोड़ दिया करती थी। अम्मी अब्बू की तो जान पर बन जाया करती थी। उनसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता था कि उनकी लाडली बेटी उनसे खफा हो। खैर वो मुझे 100 तरीकों से मनाने की कोशिश किया करते थे। मैं उसकी बात सुनकर बोली, मुझे तुम जैसी झूठी लड़की से कोई बात नहीं करनी और ना ही कोई ताल्लुक रखना है। वो कहने लगी, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, मैं अपने शौहर की मौत का सोग मना रही हूँ। मैं बोली, तो फिर ये तुम्हारे शौहर की रूह थी? वो हंस दी और बोली, तुमने कभी दूसरी शादी के मुतालिक नहीं सुना क्या? मैं बोली, तुमने दूसरी शादी भी कर ली है? उसने नफी में सर हिला दिया था। कहने लगी, मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे एक ही घर में 8 सगे। मैं तो उसकी बात सुनकर दंग ही रह गई थी। मैं बोली, तुम ये क्या कह रही हो? कहने लगी, तुम मेरी दास्तान सुनना चाहती हो? मैंने जल्दी से कहा, हाँ मुझे बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? वो लड़की बोली, मैं सिंध के एक गांव में रहती थी। गरीब वालिदैन की इकलौती औलाद थी। अमीर लोगों के पास तो दिल लगी के लिए और भी बहुत से मशागिल होते हैं, मगर मेरे वालिदैन के पास तो मेरे सिवा कुछ था ही नहीं। उनका जीना मरना फक्त मुझसे ही था। मेरे अब्बू सरदार की जमीनों पर काम करते थे। बस यूं ही समझ लो कि हम उनके मज़ारे थे। अब्बू खुद तो काम करते थे मगर मुझे और अम्मी को किसी का काम नहीं करने देते थे। हमारे खानदान की सभी औरतें हमारी किस्मत पर रश्क किया करती थी। सरदार की मर्जी के बगैर अब्बू ने मुझे पढ़ाया लिखाया। हमारे गांव में लड़कियों का स्कूल नहीं था। मैंने 5 जमातें पास कर ली तो अब्बू मुझे 7 वाले गांव में ले जाया करते। वहाँ 10वीं जमात तक लड़कियों का स्कूल था। अब्बू मुझे हर रोज अपने साथ साइकिल पर बैठाकर स्कूल लाते और ले जाते थे। मुझे उस गांव में जाकर बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पर हमारे मजहब के बहुत से लोग आबाद थे। हम जिस गांव में रहते थे वहाँ पर तो ज्यादातर मुसलमान ही रहते थे। इक्का दुक्का लोग ही हमारे मजहब के थे। स्कूल में मेरी बहुत सी लड़कियों के साथ दोस्ती हो गई। अब्बू चाहते थे कि मैं खूब मेहनत करूं, पढ़ूं लिखूं और उनका नाम रोशन करूं। अब्बू ने मुझसे ये वादा कर लिया था कि अगर मैंने 10वीं जमात इम्तियाजी नंबरों में पास कर ली तो फिर वो मुझे मजीद पढ़ने के लिए शहर ले जाएंगे। मैं ये बात सुनकर बेइंतहा खुश हो गई। शहर की जिंदगी के मुतालिक सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। सच कहूँ तो अब मैं पढ़ाई में ज्यादा तवज्जो देने लगी थी
क्योंकि मुझे पहले ही शहर जाकर पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने अम्मी से छुपके से वादा कर लिया कि जब मैं शहर पढ़ने लगूंगी तो वहाँ पर कुछ छोटी मोटी मुलाजमत भी करूंगी और फिर पैसे जमा करके आपको और अब्बू को अपने साथ शहर में ही ले जाऊंगी। हम नहीं रहेंगे इस गांव में। अम्मी भी बहुत खुश हो जाती। उन्हें लगता कि मैं उनका बेटा ही हूँ, मैं ही उनकी तमाम ख्वाहिशें पूरी करूंगी। अब्बू और अम्मी के संगे जिंदगी बहुत हसीन थी। छोटी छोटी खुशियों में भी हमें बहुत सुकून मिल जाता था। सरदार ने मेरे आगे पढ़ने पर एतराज भी किया था। उसने अब्बू से कहा कि हमने तो अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दिलवाई, तुम क्यों इसको पढ़ा लिखा रहे हो? मालूम भी है कि जो लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं वो घर बसा नहीं पाती, वो अपनी पढ़ाई के जम में रहती हैं। अब्बू कहने लगे कि सरदार आप मुझसे मेरी जान मांग ले तो वो भी मैं हाजिर कर दूंगा, आप बस मुझे मेरी बेटी को पढ़ाने से मत रोके। सरदार कहने लगे ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम गैर मजहब के हो, अगर तुम अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ा लो। अगर तुम्हारी जगह कोई मुसलमान होता तो मैं उसे जरूर मना करता, क्योंकि मुझे ये मुनासिब नहीं लगता कि हमारी लड़कियां पढ़ने के लिए घरों से बाहर जाती। जब अब्बू ने ये बात मुझे बताई तो मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने अब्बू से कहा कि क्या मुसलमान लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं होती? तो अब्बू मुस्कुरा दिए और कहने लगे क्यों नहीं इजाजत, बल्कि इस्लाम तो तालीम हासिल करने पर जोर देता है। फिर दूसरे शहरों में तो लड़कियां पढ़ लिख कर बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर फाइज हैं। बस हम गांव में रहते हैं, यहाँ का माहौल ही ऐसा है। जब भी तो सरदार ने मना किया है, लेकिन शुक्र है कि उसने तुम्हें पढ़ने की इजाजत दे दी है। हम माँ बेटी बेइंतहा खुश थी। खैर अब मैं हर रोज दूसरे गांव जाती थी और अम्मी को आकर हर रोज अपनी दोस्तों की बातें बताया करती थी। अम्मी ने जब ये बातें सुनी तो वो कहने लगी कि एक दिन मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी और हम दोनों फिर तुम्हारी सहेलियों के घर जाएंगे। इसी बहाने चलो मेरे मजहब की औरतें भी मेरी दोस्तें बन जाएंगी। मैं मुस्कुराई और बोली क्यों नहीं अम्मी, हम ऐसा जरूर करेंगे। अब्बू मुझे प्राइवेट स्कूल में तालीम दिलवा रहे थे। एक दिन मैंने अब्बू की बातें सुन ली थी। वो मुझसे चोरी छुपे अम्मी से कह रहे थे कि मैंने अपनी बेटी की आगे तालीम तो दिलवाई है, मगर मेरे पास इस महीने की फीस देने के पैसे नहीं हैं। अम्मी भी ये बात सुनकर परेशान हो गई थी। वो कहने लगी कि अब क्या करेंगे, किसी से उधार पकड़ लेते हैं। अब्बू कहने लगे मैंने पिछले महीने भी उधार पकड़कर बेटी की फीस अदा की थी, अब मुझे उधार कौन देगा? लोग मेरा मजाक बनाने लगे हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो अपनी बेटी को पढ़ाने की अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो फिर अपनी बेटी को पढ़ाने का क्या तुक बनता था? अम्मी कहने लगी अब तुमने क्या सोचा है, क्या करोगे? अब्बू कहने लगे तुम परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा, आगे मुझे उम्मीद है कि सब अच्छा हो जाएगा। ये बातें सुनकर मेरा दिल बुझ गया। मेरी वजह से मेरे वालिदैन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा बाप बेचारा मकरूज हो गया था और अब भी उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरे लिए फीस ही अदा कर दे। अब मैं यही सोच रही थी कि अगर स्कूल की फीस अदा न की तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे, तो मेरी गांव की सभी लड़कियां मेरा मजाक उड़ाएंगी और कहेंगी कि तुम तो बहुत जल्दी पढ़ लिख गई हो, फीस ना होने की वजह से तुम्हें तो स्कूल से ही निकाल दिया गया है। अगले दिन अब्बू जब मुझे साइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले जा रहे थे तो मैं बोली अब्बू फीस का इंतजाम हो गया है। अब्बू ने मेरी जानिब बड़ी हैरत से देखा और कहने लगे हाँ क्यों नहीं, तुम्हें किसने कहा मेरे पास फीस के पैसे नहीं है? मेरे पास तो पैसे मौजूद है। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब्बू के सामने ये सवाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब्बू तो अपनी परेशानी मुझसे छुपा रहे थे। मैं खामोश हो गई। मैं स्कूल गई तो टीचर ने मुझसे फीस का मुतालबा किया। मैं बोली आप फिक्र ना करें, मैं कल तक फीस ला दूंगी। अगले दिन भी फीस का इंतजाम ना हो सका तो टीचर ने मुझे पूरी क्लास के सामने खड़ा करके शर्मिंदा किया। मैं घर गई तो रो रही थी। अब्बू ने मुझसे वजह पूछी तो मैंने साफ साफ बता दिया कि फीस ना होने के बाइस टीचर ने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया है, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अब्बू ने तो अपना सर ही दोनों हाथों में गिरा लिया था और कहने लगे बेटी तुम फिक्र ना करो, मैं 1-2 दिन में फीस का इंतजाम कर दूंगा, बस तुम अपनी पढ़ाई ना छोड़ना, तुमने पढ़ाई से दिल नहीं चुराना, मेरी तुमसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। अब्बू की उम्मीद मैं टूटने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। मैंने सोचा कि थोड़ी बेइज्जती है करवा लेती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने वालिदैन को खुश देखना चाहती थी।
अगले दिन भी मेरी टीचर ने मुझे क्लास में खड़ा कर दिया। वो कहने लगी कि अगर तुम फीस लाने में नाकाम रही तो हम तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मैं स्कूल नहीं छोड़ना चाहती थी। सारा दिन भी मेरा चेहरा उतरा रहा। मेरी दोस्तों ने मेरी बड़ी दिलजोई करने की कोशिश की, मगर मेरा दिल किसी चीज में लग ही नहीं रहा था। और फिर यूं ही छुट्टी हो गई, क्योंकि गेट पर अब्बू खड़े थे। मैं उनके पास गई तो वो कहने लगे, क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों फुला हुआ है? मैं बोली, नहीं अब्बू, कुछ नहीं, बस जरा सी थकावट है। अब्बू कहने लगे, ये थकावट नहीं, परेशानी है। मुझे बताओ क्या हुआ है। मैंने अब्बू को टाल दिया और फिर कहने लगे कि तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी फीस का इंतजाम हो गया है। मैं बोली, अब्बू वो कैसे? तो वो कहने लगे कि बस तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। तुम कल पैसे ले जाना और अपनी टीचर को थमा देना, ताकि आइंदा वो तुम्हें क्लास में बेइज्जत ना करें। मैं बात ये सुनकर बहुत मुस्कुरा दी। अब हम घर की जानिब रवां दवां थे जब सड़क पर अब्बू की साइकिल के सामने 4 मर्द आकर खड़े हो गए थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था। अब्बू कहने लगे, क्या बात है, तुम लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया है? तो वो कहने लगे कि हमें तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए। अब्बू के माथे पर पसीना आ गया। वो कहने लगे, क्या क्या, मुझे किस चीज की सजा दोगे? एक आदमी ने आगे बढ़कर अब्बू को गिरबान से पकड़ लिया और साइकिल से उतारकर मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो कहने लगे, तुम्हें सब पता है तुमने क्या किया है, अब बस देखो कि हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। ये मंजर देखकर मैं तो थर थर कांपने लगी थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने आगे बढ़कर उस आदमी से कहा, मेरे अब्बू को छोड़ दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बाप को हाथ भी लगाया। अब्बू कहने लगे, तुम चुप कर जाओ, तुम पीछे खड़ी हो जाओ, मैं खुद ही इन लोगों से निमट लेता हूँ। वो आदमी बहुत बिफरे हुए थे, गुस्से में लग रहे थे। वो अब्बू को थप्पड़ मारते जा रहे थे। मैं और आगे बढ़कर बीच बचाव कर रही थी। बेटी के लिए ये सबसे अजियतनाक अमल होता है जब वो अपने बाप को बेबस देखती है। मेरा दिल चाहता था कि मैं इन मर्दों के हाथ तोड़ दूं जो मेरे अब्बू की जानिब उठ रहे हैं। मैं रोती रही थी और इनकी मिन्नतें करती जा रही थी कि मेरे अब्बू को कुछ ना कहो, मेरे अब्बू ने कुछ नहीं किया। तो एक आदमी ने अब्बू को गिरबान से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया और कहने लगा, हम इसे अपने गांव के सरदार के पास ले जाते हैं और वो ही इनका फैसला कर देगा। वो अब्बू को खींचते हुए डेरे पर ले गए थे। मैं भी उनके पीछे पीछे ही गई। उधर उनके गांव का सरपंच बैठा हुआ था। एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा कि सरदार जी, इस आदमी ने हमारी बकरी चुराई है, अब आप ही फैसला करें। ये बात सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। अब्बू ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, नहीं नहीं, मैंने कोई बकरी नहीं चुराई, ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। सरपंच कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो तो इन 4 आदमियों को इस बदतमीजी की सजा मैं दूंगा जो उन्होंने तुम्हारे साथ की है, लेकिन अगर तुम गलत निकले तो बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। अब्बू ने उनके सामने हाथ जोड़े और कहने लगे कि जो दिल में आए वो कर दीजिएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं बेकसूर हूँ। सरदार ने अपने मुलाजिम से कहा कि गाड़ी निकालो। अब्बू ये बात सुनकर हैरान रह गए। वो कहने लगे, गाड़ी का क्या करना है? वो कहने लगे कि तुम्हारे घर जाकर देखेंगे वहाँ पर कोई बकरी बंधी हुई है कि नहीं। अब्बू के माथे पर पसीना आ गया। वो बहुत खौफजदा नजर आ रहे थे। मेरा दिल भी बैठा जा रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैं अब्बू के पास से सिरक गई थी। मैं बोली, अब्बू ये सब क्या हो रहा है? अब्बू कहने लगे, बस दुआ करो। ये अल्फाज सुनकर तो मेरी रही सही जान भी सूखती चली जा रही थी। फिर सरदार ने अपनी गाड़ी में अब्बू और मुझे बिठा दिया। पीछे इन लोगों को भी बुला लिया जिन्होंने अब्बू पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने बकरी चुराई है। हम हमारे गांव जा रहे थे। मैं दुआएं करती जा रही थी। मुझे इस दुनिया में अपने वालिदैन से बढ़कर कोई भी नहीं था। मैं चाहती थी कि मेरा बाप सुरखरू हो जाए। खैर, हमारे गांव में गाड़ियां दाखिल हुई तो सब लोग हैरान हो गए थे कि ये कौन आ रहा है। हमारे घर के सामने गाड़ी जा रुकी थी। अभी मैंने दरवाजे पर हाथ ही रखा था कि बकरी के बोलने की आवाज मुझे सुनाई देगी। मैं तो बेहोश होते होते बची। मैंने अब्बू की जानिब शिकवाकुन नजरों से देखा। उनकी आंखों में भी आंसू थे। खैर, हमारे घर में सरदार आया। उसने देखा कि वहाँ सच में बकरी बंधी हुई है। उन लोगों ने अब्बू पर जो इल्जाम लगाया था वो सच साबित हो गया था। अब्बू ने ही इनकी बकरी चुराई थी। सरदार कहने लगा, मुझे बताओ तुम्हारी क्या सजा होनी चाहिए। अब्बू रोने लगे और कहने लगे कि मैंने कभी ऐसा जिंदगी में कदम नहीं उठाया। ये तो मैं बहुत मजबूर हो गया था।
मुझे अपनी बेटी की स्कूल की फीस अदा करनी थी, जब ही मैंने चोरी कर ली। सरदार ने कहा तुम्हारी माफ़ी तब मुमकिन है अगर ये लोग तुम्हें माफ़ कर दें। अब्बू ने उन 4 आदमियों के सामने भी हाथ जोड़ दिए कि मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर था। और उन्होंने अब्बू को माफ़ करने से साफ इनकार कर दिया। और फिर हुआ कुछ यूं कि दोनों गांव की पंचायतें बुलाई गई थी, दोनों गांव के सरदार बैठे गए, दोनों ही हमारे मजहब के थे। इन 4 आदमियों ने कहा कि हमारी बकरी के इवज इस आदमी को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अब्बू ने कहा कि तुम लोगों की बकरी मेरे घर पर ही बंधी हुई थी, मैंने उसे आगे तो नहीं बेचा था, तुम लोग इसे वापस ले जाओ और मुझे माफ कर दो। मगर वो नहीं माने थे। फिर एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दो, यही सजा है कि तुम हमारे घर की चीज पर हाथ डाला, तुमने हमारे घर से चीज चुराई। अब्बू रोने लगे। वो बोले ये नामुमकिन है, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे नहीं कर सकता, मेरी बेटी अभी बहुत कम उम्र है, वो तो आगे पढ़ना लिखना चाहती है, मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। मगर वो लोग किसी सूरत भी अब्बू की बात मानने पर रजामंद नहीं हुए। आखिरकार दोनों गांव की पंचायतों ने ये फैसला किया कि अब्बू ने जिस लड़के के घर से बकरी चुराई थी वहाँ पर मेरा रिश्ता तय कर दिया गया और यूँ मेरी शादी करके दूसरे गाँव भेज दिया गया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। मैं बहुत रोई थी, अब्बू भी बहुत रोए थे। अब्बू तो मेरे सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे। वो कहने लगे कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, अगर मैं ये गलत कदम ना उठाता तो कभी तुम्हारे साथ ऐसा ना होता। मैं रोती रही, लोगों के सामने हाथ जोड़ती रही कि मुझे बचा लीजिए। मुझे तो यही खौफ था कि मेरे ससुराल वाले मुझे उम्र भर ताने देते रहेंगे कि ये बकरी चोर की बेटी है। लेकिन असल इम्तिहान तो मेरा तब शुरू हुआ जब मैं रुखसत होकर दूसरे घर में चली गई थी। मैं स्टेज पर बैठी थी, तभी मेरे कमरे में पूरे 8 मर्द आ गए। तो मैं हैरान हो गई। साथ में एक औरत भी थी। वो कहने लगी मैं तुम्हारी सास हूँ और ये 8 शख्स तुम्हारे शोहर हैं। मैं बोली ये नामुमकिन है। वो कहने लगी हमारे गांव में तो यही रिवाज है कि एक पत्नी होती है और सारे भाई उसके पति। अब इनका काम काज सब तुम्हारे जिम्मे है, तुम ही इनकी देखभाल करोगी, इनको खुश रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतना कहकर मेरी सास अपने 7 बेटों को अपने साथ ले गई और मेरे साथ मेरे शौहर को छोड़ गई थी, जिसके साथ मेरी शादी हुई थी। खैर अगले दिन मुझे मेरी सास ने कह दिया कि तुमने अब अपने 8 शौहरों का ख्याल रखना है। मैं ये सब सुनकर दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी, जिंदगी से नफरत हो गई थी। 8 मर्दों का ख्याल रखना, उनका काम काज करना आसान काम नहीं था। मैं अपने घर की बहुत लाडली बेटी थी, यहाँ आकर मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। मैं हर वक्त रोती रहती थी, इस बात पर मुझे मार भी पड़ती थी। मेरा एक शौहर अच्छा था, वो मुझसे वादा करता था कि वो मुझे इस जहन्नुम से निकाल कर ले जाएगा। वो सबसे छुप छुपा कर मुझे खाने के लिए भी अच्छी चीजें ला कर देता था और कहता था कि तुम फिक्र न करो, एक दिन हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। मगर बदकिस्मती से मेरा वही शौहर मर गया, इसलिए मैं उसकी खातिर रो रही हूँ। और अब ये मेरा दूसरा शौहर है, इसकी तबीयत खराब थी तो मेरी सास ने मुझे कहा कि तुम शहर चली जाओ अपने शौहर के पास। जब भी तो मैं इसके पास जा रही हूँ। मैं बोली ये तो बहुत गलत है, तुम ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हो, तुमने अपने हक में आवाज क्यों नहीं उठाई। तो बिनिश रोने लगी और बोली कि मेरी बात कौन सुनता है, मैं एक मजदूर की बेटी हूँ। जो दोनों गांव की पंचायतों ने मेरे हक में ये फैसला सुनाया तो फिर मुझे कौन निजात ला सकता है। मैं बोली तुमने कानून का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। तो वो हंसी और कहने लगी हमारे जैसों को कानून तक रिसाई मुमकिन ही नहीं, मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं हूँ। तुम्हें पता है मुझे तन्हा ट्रेन में सफर करने की इजाजत क्यों मिल गई है, क्योंकि मेरी सास और मेरे शोहरों को इल्म है कि मैं एक बुज़दिल लड़की हूँ और मैं खुद को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकती। और फिर मैं किसी के पास जाऊंगी तो वो भी मेरा कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं किसी के सामने मदद की अपील नहीं कर सकती। मैं बोली तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा साथ मैं दूंगी। जब कराची ट्रेन रुकी तो मैंने बिनिश से कहा कि तुम मेरे साथ ही उठकर जाओ। वो रोने लगी, कहने लगी मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे शौहर मेरे वालिदैन को नुकसान पहुंचा देंगे।
मैं बोली तुम बेफिक्र हो जाओ और मेरे साथ आ जाओ। वो डरती डरती मेरे साथ आ गई। मैं उसे थाने ले गई और वहां जाकर FIR दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने उसके बताए हुए पते पर छापा मारा था और उसके 7 शौहरों को गिरफ्तार कर लिया और उस लड़की को तलाक दिलवा दी थी। मैंने अपना इम्तिहान इस लड़की की खातिर छोड़ दिया था और इसे इसके वालिदैन के घर ले आई। जब उसके वालिदैन को पता चला कि मैंने ये किया है तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने मुझे ढेरों दुआएं दी और वो अपना गांव छोड़कर अब कराची में शिफ्ट हो गए हैं। मुझे फख्र है कि मैंने एक मासूम लड़की की जिंदगी बचाई। मैंने इसे तबाह होने से बचा लिया। अब वो मेरी बेहतरीन दोस्त है। बिनिश ने अपनी तालीम पर सारी तवज्जो मरकूज कर ली है। मुझे उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाएगी और अपनी जिंदगी के हर मैदान में वो जीत जाएगी।